नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जैसे कई बड़े नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनके साथ साथ सरकार में कुल 28 बीजेपी विधायकों को सरकार में मंत्री बनाया गया है। बता दें, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय उन नेताओं में शामिल रहे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कहा कि जनता से जुड़ी कोई योजना बंद नहीं की जाएगी। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर वर्तमान में बीजेपी सरकार से कांग्रेस की योजनाओं पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठाई थी। चिरंजीवी योजना का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा था, मीडिया के माध्यम से ये भी जानकारी में आया है कि चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों द्वारा इलाज नहीं किया जा रहा है। वर्तमान सरकार को हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे जनता को परेशानी ना हो। कोई नई व्यवस्था लागू होने तक पूर्ववत व्यवस्था चालू रखनी चाहिए। इसके बाद भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब राज बदल गया है, प्रदेश में सुशासन आ गया है। भाजपा सरकार के राज में जनता से जुड़ी हुई कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की और एक समारोह में शिरकत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, ईसाई समुदाय से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं जब गुजरात का सीएम था तब मैं ईसाई समुदाय के गुरुओं से मिला करता था। जहां से मैं चुनाव लड़ता था वहां अच्छी खासी संख्या में ईसाई रहते थे। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के तौर पर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे और कोई अछूता न रहे। ईसाई समुदाय के कई लोगों तक, विशेषकर गरीब और वंचितों तक भी आज देश में हो रहे विकास का लाभ पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 1500 से 1600 प्रतिष्ठा मेहमानों सहित लगभग 8000 आमंत्रित लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत मंदिर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट ने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों, सभी राष्ट्रीय पार्टी प्रमुखों, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, दलाई लामा और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित सहित कई प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस के सूत्रों का कहना है कि उद्घाटन समारोह केवल अयोध्या के बारे में नहीं होगा। संघ परिवार सबके राम का नारा पूरे देश में प्रचारित करेगा। इस अभियान के तहत आरएसएस और वीएचपी के सदस्य अक्षत यानी चावल के वितरण के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूरे देश में घर घर अभियान चलाएंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को अपने स्थानीय मंदिरों में सभा आयोजित करने के लिए एक प्रतीकात्मक निमंत्रण भी दिया जाएगा। यह आउटरीच सिर्फ भारत भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जा रहा है। संघ परिवार हिंदू समुदायों को 22 जनवरी को अपने इलाकों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आरएसएस के एक अंदरूनी सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, लोग अयोध्या पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन 22 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें दुनिया भर में कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के साथ होने वाले स्थानीय कार्यक्रम भी ऑनलाइन लाइव होंगे, जिससे देश और दुनिया के हिस्सों को अयोध्या में जो हो रहा है उसके साथ तालमेल बैठाने का एहसास होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को लगता है कि अयोध्या कार्यक्रम लोकसभा चुनावों से पहले एक संदेश देगा कि धारा 370 को निरस्त करने के अलावा मंदिर का वादा था जिसे भाजपा ने पूरा कर लिया है। मंदिर शायद उन मुद्दों में से एक है जिसे भाजपा अप्रैल मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अपने प्रचार अभियान में जोड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को निर्धारित पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ दिन भर की बैठकों के लिए सोमवार आधी रात को कलकत्ता पहुंचेंगे। बैठकें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान के लिए पार्टी के ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। पहली बैठक दोपहर में नेशनल लाइब्रेरी में होगी, जहां पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा संगठन के करीबी समझे जाने वाले कुछ लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। बाद में शाम को राज्य के वरिष्ठ नेताओं और पर्यवेक्षकों के साथ शहर के एक होटल में बैठक होगी, जहां शाह और नड्डा अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान रुकेंगे। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है, मंगलवार की बैठकों में चुनावी रणनीति और उम्मीदवार 2 प्रमुख मुद्दे होंगे। बीजेपी बंगाल के एक पदाधिकारी ने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ मौजूदा सांसदों को उत्तर और दक्षिण बंगाल में दोनों में हटा दिया जाएगा। मौजूदा विधायकों में से कुछ को लोकसभा के लिए नामांकित किया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का संयोजक नेता बनाए जाने के प्रस्ताव के बाद गठबंधन से नाराज होने की अटकलों का पुरजोर खंडन किया है। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पटना में पत्रकारों से बात कर रहे थे। नीतीश ने इस मामले पर पत्रकारों से कहा, ना आपको हम बता दें, मेरी इच्छा नहीं थी।
हम तो चाहते हैं कि सब लोग एकजुट हों। उन्होंने साफ किया, हम जरा भी नाराज नहीं हैं, बस यही चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए। उन्होंने इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए कहा, उनका मुझ पर काफी एहसान है। जब से मैं सांसद बना उन्हें जानता था। जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने मुझे 3 विभागों की जिम्मेदारी दी। मुझे मुख्यमंत्री बनाने में उनका बहुत योगदान था। डिजिटल भुगतान फर्म पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने कई डिवीजनों में कम से कम 1000 कर्मचारियों को निकाल दिया है, क्योंकि कंपनी कर्मचारी लागत में कटौती करना चाहती है। कंपनी में छटनी की रिपोर्टों पर टिप्पणी करते हुए पेटीएम के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि वास्तव में इसके ऑपरेशन और मार्केटिंग टीम में कर्मचारी कम किए गए। सूत्रों के मुताबिक पेटीएम ने अक्टूबर की शुरुआत में ही छटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। एक तरफ पेटीएम ने 1000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, तो दूसरी तरफ वो नई भर्तियों की बात भी कह रही है। कंपनी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वो अपने आने वाले वर्ष में अपने मुख्य भुगतान व्यवसाय में मैन पावर को 15,000 तक बढ़ाने की योजना बना रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गूगल और अमेज़न समेत 6 बड़ी टेक कंपनियां जल्द ही भारत में नियुक्ति पर रोक लगाने वाली हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सबसे अधिक मांग वाली कंपनियों में से कुछ हैं, लेकिन इन कंपनियों के जल्द ही भारत में पूरी तरह से भर्ती पर रोक लगाने की संभावना है। पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में इन कंपनियों में भारत में सक्रिय नौकरी पोस्टिंग में 90% की गिरावट आई है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन कंपनियों द्वारा भारत में भर्ती पर रोक लगाई जा सकती है। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने दोहराया है कि वो अब कुश्ती और कुश्ती की राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने WFI को निलंबित करने के खेल मंत्रालय के फैसले को अदालत में चुनौती देने के फैसले पर कहा, इस बारे में फैसला फेडरेशन को लेना है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर जब पूछा गया कि अमित शाह से उनकी मुलाकात कब होगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि टाइम को लेकर उनके पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन वो हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे, अभी उनसे मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं है। पहलवान बजरंग पूनिया ने पद्मश्री को लेकर अब कहा है कि हमें सिर्फ भगवान पर भरोसा है। मैंने अपना पद्मश्री सम्मान बहन बेटियों के लिए वापस किया था, उनके सम्मान के लिए वापस किया था, और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। बता दें, खबरें आ रही थी कि पूनिया पद्मश्री वापस ले सकते हैं। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा लगातार सुर्खियों में हैं। दरअसल वो जो लोग संसद में घुसे थे और रंगीन धुआं छोड़कर नारेबाजी की थी, उन लोगों को एंट्री पास प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर पर जारी हुआ था। इसके बाद बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा पर सवाल उठाते हुए विपक्ष के नेताओं ने भी केंद्र सरकार को घेरा था और पीएम मोदी से सदन में जवाब देने के लिए कहा था। अब प्रताप सिम्हा ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनावों में लोग तय करेंगे कि मैं गद्दार हूं या देशभक्त। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगे हैं वो मैं ईश्वर और अपने समर्थकों पर छोड़ देता हूं कि वो फैसला करें। प्रताप सिम्हा बोले, मेरे पाठक, मेरे फैन जो बीते 20 सालों से मुझे पढ़ रहे हैं, मेरे क्षेत्र के लोग जो 9.5 साल से मेरा काम देख रहे हैं और देश संबंधी मुद्दों, धर्म और राष्ट्रवाद पर मेरा आचरण जानते हैं, वो और ईश्वर ये तय करेगा कि मैं देशभक्त हूं या नहीं। आगामी लोकसभा चुनावों में इसका फैसला हो जाएगा, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं कहना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही है। निलंबित टीएमसी सांसद ने एक बार फिर धनखड़ की नकल उतारी है। बता दें, पिछले हफ्ते उस समय बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया था जब संसद के बाहर परिसर में बाकी सस्पेंडेड सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान कल्याण बनर्जी को उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल करते हुए देखा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने फोन पर टीएमसी नेता का वीडियो बनाते हुए देखा गया। इस घटना से दुखी होकर जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में विपक्षी सदस्यों ने उनके पद का अपमान किया है। धनखड़ ने यह भी दावा किया कि ये एक जाट, उनकी जाति और किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पृष्ठभूमि का भी अपमान है। हालांकि शनिवार को पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कल्याण बनर्जी ने कथित तौर पर दावा किया कि वो धनखड़ की नकल करना जारी रखेंगे। उन्होंने इसे कला का रूप करार दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक बनर्जी ने कहा, मैं मिमिक्री करता हूँ, ये एक कला है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। मेरे पास अपने विचार व्यक्त करने के सभी मौलिक अधिकार हैं। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सांसदों का सामूहिक निलंबन पूर्व निर्धारित था और सरकार द्वारा पूर्व नियोजित था। बता दें, धनखड़ ने विभिन्न मामलों पर चर्चा के लिए खड़गे को आमंत्रित करने का पत्र लिखा है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने जवाब दिया है।
खड़गे ने कहा कि वो फिलहाल दिल्ली से बाहर हैं और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं दिल्ली वापस आते ही आपकी सुविधा अनुसार जल्द से जल्द आपसे मिलूं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।